हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीपे क्लासेस। और फ्रेंड्स, पहले तो माफ़ी चाहता हूँ कि 3-4 दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आज से रेगुलर बेसिस पे आपको मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमारे सीयूटी वाले जो बच्चे थे, जो 12th वाले बच्चे थे, जो अभी 12th में जाने वाले हैं या फिर जो एग्ज़ाम जो रह गया हो या जो देने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए स्टार्ट कर रखा है हमने, ठीक है ना। तो आप ये पहले वीडियो को देखिए, जो अलग अलग जो चैप्टर के हम बना रहे हैं, उसके बाद आप जाके किताब को रीड करिएगा, उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ से पहले आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद जाके आप चैप्टर रीड करिएगा, जो 12th में जाने वाले, फिर जो एग्जाम देने वाले सीयूटी का, तो फिर इसके लिए आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज से हम फिर से रेगुलर स्टार्ट करेंगे, आज से हमारा वीडियो रेगुलर रहने वाला, ठीक है। फिर 2-3 दिनों जो काम थे उसके लिए माफी चाहता हूँ, नहीं बना पाया मैं वीडियो, ठीक है ना। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था, थर्ड चैप्टर चल रहा था, ठीक है। हम पहले इतिहास पढ़ रहे थे, इतिहास की हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। और इतिहास का जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब बता देना कौन से सब्जेक्ट को मैं चालू करूँ 12th का, ठीक है। तो इतिहास की हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। आप कमेंट में बताना इस वीडियो के बाद कि 12th के बाद अभी जो हमारा इतिहास है, उसके बाद पहला जो प्राचीन भारत, अभी एक चैप्टर और रह गया, इसके बाद वो खत्म होने के बाद कौन से सब्जेक्ट को मैं चालू करूँ, ठीक है। तो आप बता दें। तो हम इतिहास में पार्ट 3 की हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। पार्ट 3 की हम बात कर रहे थे, बंधुत्व जातीय वर्ग की, ठीक है ना। बंधुत्व जाति तथा वर्ग की हम बात कर रहे थे इसमें, ठीक है ना। तो एक बार बस मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि क्या क्या हमने इसमें पढ़ लिया था। तो इसमें हमने महाभारत का समालोचनात्मक तैयार कर लिया था, ठीक है ना। ये जो हमारा चैप्टर है बंधुत्व जाति वर्ग, इसमें हम 600 ईसा पूर्व से, ठीक है ना, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में जो सामाजिक परिवर्तन हुए थे, हम उसकी बात करने वाले हैं। और ये समाज का जो परिवर्तन, ये महाभारत जो एक काव्य है, एक दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, उसके आधार पर हम सामाजिक परिवर्तन को जानने वाले हैं, ठीक है ना। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो आर्थिक और जो राजनीतिक जो परिवर्तन हुए थे इसी शताब्दी के बीच में, उसको देखा था। लेकिन आज हम सामाजिक परिवर्तन को देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हमने महाभारत का समालोचनात्मक तैयार कर लिया था। उसके बाद हमने धर्म सूत्र, धर्म शास्त्र, मनुस्मृति जैसे जो वैदिक ग्रंथ है उसको भी हमने जान लिया था, ठीक है ना। तो उसी के बाद में जो हमारा विवाह के जो 8 प्रकार थे, मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि विवाह के प्रकारों के बारे में बताया था। और इसी से जुड़ा हुआ जो हमारा अगला टॉपिक है आज आज हम उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो विवाह की हमने बात कर ली थी, एक बार मैं फिर बताता हूँ कि जो हमारा जो धर्म सूत्र है, ठीक है ना, धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र, ठीक है ना, धर्म शास्त्र, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया था कि 500 ईसा पूर्व पहले, ठीक है ना, कि ब्राह्मण वर्गों ने 500 ईसा पूर्व पहले कि धर्म सूत्र धर्म शास्त्र नामक जो ये जो धर्म ग्रंथ इनकी रचना की। तो इसमें अलग अलग जो नियम है, जो रिश्ते, परिवार, समाज, विवाह के बारे में बताया गया, इसके बारे में मैंने बताया था। इसी के साथ एक मनुस्मृति भी था, ठीक है ना। मनुस्मृति, मनुस्मृति में भी वो विवाहों के बात की गई थी, मैंने बताया था लास्ट वाले वीडियो में, ठीक है ना। तो हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा प्रीवियस वाला जो पहला वाला जो वीडियो उसको आप देख लीजिए, ठीक है ना। बाकी हमारा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गोत्र से, ठीक है। तो इसी में हमारा जो आगे का जो टॉपिक हो गोत्र का है, ठीक है ना। आगे का जो हमारा टॉपिक हो क्या है, गोत्र का है, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूं। आगे का जो हमारा टॉपिक है आज वो गोत्र है, ठीक है। तो आज हमारा स्त्री का गोत्र, ठीक है ना, स्त्री का गोत्र, ठीक है। मैं लिखूंगा थोड़ा सा कम, ठीक है ना, क्योंकि मैं बाद में ना अब नोट्स देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जब तक आप पहले समझ लीजिए। देखो, स्त्री के गोत्र की बात कर लेते, ठीक है। तो जो हमारा ब्राह्मणीय जो एक पद्धति था, विचारधारा था, उसमें ना गोत्र, गोत्र नामक एक संस्था का उदय होने लगा। ये जो गोत्र था ना, गोत्र, ये 1000 साल पहले, ठीक है ना, ये 1000 साल पहले, 1000 साल ईसा पूर्व साल पहले क्या हुआ था ना कि ये गोत्र नामक संस्था का उदय होने लगा। और जो ये गोत्र था, ये गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पे रखा जाता था, ठीक है ना। ये जो गोत्र था एक वैदिक ऋषि के नाम पर, वैदिक ऋषि के नाम पर, वैदिक ऋषि के नाम पर रखा जाता था, ठीक है ना। ये 1000 ईसा पूर्व साल पहले गोत्र नामक संस्था का उदय हुआ था और ये वैदिक ऋषि के नाम पर रखा जाता था, ठीक है ना। और ये जी इस गोत्र के जितने भी सदस्य थे, सारे के सारे वैदिक ऋषि के वंशज माने जाते थे। सदस्य क्या थे, वंशज माने जाते थे। सदस्य सब वंशज माने जाते थे, वंशज, ठीक है ना। इस तरीके से लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत कर दिया गया था इस समय में, ठीक है ना। ये आ गया था, सदस्य माने जाते सब कुछ, ठीक है ना। तो इसी में हमारा जो सातवाहन वंश था, कौन सा, सातवाहन वंश, ठीक है। तो हमारा देखो भारत के अगर ये वाले इलाके की अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारा मध्य वाला इलाका है ये, और इधर वाला पश्चिम वाला जो इलाका है, ये वाले इलाके पे ना सातवाहन वंश, सातवाहन वंश जैसे जो प्रबल शासक है ना, उनका भी नाम इन गोत्रों में वर्गीकृत हमें किया हुआ मिलता है, ठीक है ना। तो जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जो सातवाहन वंश थे, जो कि उनका पश्चिम मध्य भारत वाले जो इलाकों पर जिनका जो
शासन था, नियंत्रण था, उनके नाम भी गोत्रों में वर्गीकृत मिलते हैं। ठीक है ना, ये गोत्र बनाए थे किसने? ब्राह्मण वर्गों ने। लेकिन हर जगह इन गोत्रों के जो नियम है उनका पालन होता नहीं था। ठीक है ना, इस गोत्रों से जुड़ा हुआ दो नियम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है ना, वो क्या था दो नियम? वो स्त्रियों के लिए विशेष रूप से था कि पहला, कि विवाह के पश्चात जो स्त्रियां हैं अपने पिता के स्थान पर पति का गोत्र स्वीकार करती थी। ठीक है ना, पति का गोत्र, पति का गोत्र स्वीकार, पति का गोत्र स्वीकार करती थी विवाह के बाद, ये नियम थे। और दूसरा क्या था कि एक ही गोत्र में, एक ही गोत्र में विवाह संभव नहीं। ठीक है ना, विवाह संभव नहीं। ठीक है ना, तो ये गोत्र से जुड़े हुए दो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नियम थे कि पति का गोत्र जो है स्वीकार करती थी विवाह के पश्चात और पिता का छोड़ देती थी। दूसरा, एक ही गोत्र में विवाह संभव नहीं था। तो ये गोत्र से जुड़ा हुआ कुछ नियम था। ठीक है ना, सातवाहन जैसे जो प्रबल शासक है उनके भी नाम गोत्र से मिलते हैं। ठीक है ना, और उनकी एक अलग विशेषता है, गोत्रों के कुछ नियम है, जैसे कि हमारे ये कुछ नियम है। लेकिन सातवाहन राजाओं ने उन नियमों का खंडन करते हुए दिखाई दिया। ठीक है, तो जिसमें सातवाहन राजाओं में क्या था, बहुपत्नी, एक से ज्यादा पत्नी रखने की जो एक सामाजिक जो परिपाटी होती है, नियम होती है, वो तुम्हारा बहुपत्नी प्रथा होती है। तो उसमें जो बहुपत्नी प्रथा थी उसमें भी वो शादी करते थे सातवाहन राजा। और दूसरी बात ये कि जो स्त्रियां हैं, ठीक है ना, सातवाहन राजाओं से शादी करने वाली जो स्त्रियां हैं उसने अपने जो पति के जो गोत्र होता है उसके स्थान पर अपने पिता का गोत्र बनाए रखा। ठीक है ना, अपने पति के जगह जो गोत्र होना चाहिए वो पिता का गोत्र उन्होंने बनाए रखा। ठीक है ना, तो इस तरीके से उन्होंने जो नियम है, जो ब्राह्मणीय जो नियम है, उन्होंने उसका खंडन किया, पालन नहीं किया। ठीक है ना, और इसी के साथ जो हमारे सातवाहन राजा है, सातवाहन राजाओं का जो नाम है वो गोत्रों में तो मिला है, लेकिन जो उनका जो गोत्र वो कौन, स्त्रीवाची गोत्र है। ठीक है ना, इसके बारे में एक बार मैं फिर बताता हूँ डिटेल में। ठीक है, जैसे कि हमारा गोत्र चल रहा है इस वक्त। ठीक है ना, तो जो गोत्र है ना, तो जो सातवाहन राजा ना स्त्रीवाची गोत्र, स्त्रीवाची गोत्र, स्त्रीवाची गोत्र। ठीक है ना, क्या स्त्रीवाची गोत्र। ठीक है, तो सातवाहन राजाओं के जो नाम है ना स्त्रीवाची गोत्र से विभूषित है, उद्गृत है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं गौतमी। ठीक है ना, क्या गौतमी, तो गौतमी हो गया, एक हमारा वशिथी हो गया, वशिथी, वशिथी, ये दोनों के दोनों फेमस गोत्र, और ये क्या स्त्रीवाची गोत्र। ठीक है, तो गौतमी है। जैसे कि सातवाहन राजाओं का नाम सुना होगा, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जो सातवाहन वंश का सबसे प्रबल और शक्तिशाली शासक माना जाता है। ठीक है ना, तो वो गौतमी, ये जो गौतमी नाम का जो हमारा ये गोत्र वो लगाता था। जैसे कि हमारा वशिथी हो गया, जैसे कि राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, राजा वशिथी पुत्र श्री पालू मुई। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। तो इस तरीके से स्त्रीवाची गोत्र लगाते, इससे पता चलता है कि जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता था। लेकिन शासन की जो परंपरा था, सिंहासन वाला जो परंपरा था, उसमें पितृवंशिक ही अधिकार उसको फॉलो किया जाता था, लेकिन माता का नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो गोत्र है, ये सातवाहन राजाओं का जो नाम है वो मात्र नाम से लिखा गया है, उनका जो गोत्र है वो मात्र नामों से लिखा हुआ है। ये जो हमें देखने को मिलता है, ये हमें एक उपनिषद है, बृहदार नायक। ठीक है ना, बृहदार नक्के, ठीक है ना, बृहदार नक्के उपनिषद। ठीक है ना, बृहदार नक्के उपनिषद में ये मात्र नामों से बताया गया है लोगों को। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो गोत्र है, इस गोत्र का उदय होता है, और ये किस तरीके से गोत्र हमारा सातवाहन राजाओं में मेनली ज्यादा फेमस होता है। ठीक है ना, और ये स्त्रीवाची गोत्र है, तो हमारा गौतमी और ये वशिथी जो फेमस है। ठीक है, तो ये हमारा गोत्र का हो गया टॉपिक खत्म। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद ना हम एक अलग प्रकार की जो व्यवस्था देखने को मिलती है समाज में। ठीक है, इसके बाद से समाज में एक अलग प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है, सामाजिक व्यवस्था। ठीक है ना, समाज में विषमताएं, समाज में विषमता। ठीक है ना, देखो अब हम बात करते हैं समाज में विषमता की बात कर लेते। ठीक है, अब देखो क्या हुआ ना कि धीरे धीरे ना अब जो ब्राह्मण वर्ग है इन्होंने क्या किया, समाज में कैसी व्यवस्था बना दी, वर्ण व्यवस्था बना दी, वर्ण व्यवस्था वाला एक समाज बना दिया। ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था वाला समाज बना दिया, जिसमें पहले एक बात बता कि ऋग्वेद जो होता है, ऋग्वेद, ठीक है ना, उस पर अभी मैं लौटता हूँ, उससे पहले एक फैक्ट बताओ कि ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, ऋग्वेद के 10 मंडल है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का एक मंत्र है पुरुष सुख मंत्र। ठीक है ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ इसलिए बता रहा हूँ, एमसीक्यू में आ सकता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सुख मंत्र में एक ब्रह्म पुरुष की बात की गई है, और दुनिया के समस्त जो तत्व है जिसमें चारों वर्ण शामिल है, क्या है, चारों वर्ण शामिल है, सारे के सारे इसी ब्रह्म पुरुष के शरीर से उपजे है, जिसमें जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है,
ठीक है ना। क्षत्रिय की उत्पत्ति उनकी भुजा से, और वैश्य की उत्पत्ति जंघा से, शूद्र की उत्पत्ति उनके चरणों से, पैरों से हुई है। ठीक है ना। ये 4 वर्ग कौन थे? ब्राह्मणों ने इस समाज में विषमता आना अब चालू हो गया, यानी कि ब्राह्मणों ने क्या किया ना कि समाज में 4 वर्ण बना दिए। ठीक है ना, 4 वर्ण, ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, ठीक है ना, वैश्य और शूद्र। ठीक है ना। ये वर्ण व्यवस्था वाला जो समाज था, ये वर्ण व्यवस्था वाला समाज किसने बनाया? ब्राह्मणों ने बना दिया वर्ण व्यवस्था वाला समाज। इस समाज में क्या था कि जो ब्राह्मण है, इनका जो काम था क्या था? दान देना। ठीक है ना, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, ये क्या था? ये इनकी आजीविका है। आजीविका के आधार पर क्या किया इन्होंने? बांट दिया समाज को 4 वर्गों में, 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अशूद्र। और इनकी उत्पत्ति जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के एक मंत्र है पुरुष सूक्त, उस पुरुष सूक्त मंत्र में बताया गया है कि जो ब्राह्मण है इसकी उत्पत्ति मुख से हुई है। ठीक है ना। क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से, और वैश्य की उत्पत्ति जंघा से, और शूद्र की उत्पत्ति चरणों से हुई है। ठीक है। तो ये समाज को बांट दिया 4 वर्गों में आजीविका के आधार पर, जिसमें ब्राह्मणों को काम दान दक्षिणा लेना देना, यज्ञ करना, पूजा पाठ करना। ठीक है, ये था। क्योंकि क्षत्रियों का काम क्या था? शासन करना, लोगों की रक्षा करना, पालन करना, समाज चलाना। ठीक है। वैश्य का काम क्या था? हमारा व्यापार करना, गौ पालन करना। ठीक है। और इस शूद्र का काम क्या था कि तीनों जो उच्च वर्ण है इनकी सेवा करना, ये इनका सिर्फ मेन ही काम था। ठीक है ना। हालांकि क्षत्रियों का भी काम था वेद पढ़ना। क्षत्रिय वेद पढ़ सकते थे, यज्ञ करवा सकते थे, दान दक्षिणा दे सकते थे। और जो 3 काम है ये वैश्य भी कर सकते थे, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना, ये वैश्य भी कर सकते थे। लेकिन इसके अतिरिक्त जो गौ पालन है, पशु पालन, जो व्यापार है, वो भी वो शूद्र लोग करते थे। ठीक है ना। तो इनका क्या था? आजीविका था तीनों का, चारों का ये आजीविका है। शूद्र के लिए केवल एकमात्र आजीविका थी तीनों उच्च वर्ण की सेवा करना। ठीक है ना। तो इस तरीके से समाज में क्या होने लगा? विषमताएं पैदा होने लगी। ठीक है ना। तो समाज में पूरी तरीके से क्या हो गया? विषमता आ गया। और इस पर क्या हुआ? ये जो हमारा वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था को बना दिया, और इस वर्ण व्यवस्था को पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नियमों को बना रखा था। ठीक है ना। इस नियम को जानती पेपर में आएगा। ठीक है, ये पेपर में आएगा कि जो ब्राह्मणीय जो व्यवस्थाएं थी, ये जो ब्राह्मणीय जो व्यवस्था है, जिस ब्राह्मणीय जो व्यवस्था है जिसमें 4 वर्गों की उत्पत्ति की गई है। ठीक है। तो इसको पालन करवाने के लिए, नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने क्या क्या काम किए थे? तो सबसे पहला उन्होंने इसको क्या किया ना, वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था एक दैवीय उत्पत्ति, एक दैवीय उत्पत्ति, दैवीय उत्पत्ति है। ठीक है ना। उन्होंने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय उत्पत्ति है, ये देवताओं की उत्पत्ति से हुई है। ठीक है ना। ये अपुरुषीय है। ठीक है, यानी कि इसको स्वयं भगवान ने बनाया है, स्वयं देवताओं से बना हुआ है। तो इसीलिए क्या है ना, ये देवी उत्पत्ति, इसलिए इसका पालन किया जाए। दूसरा उन्होंने क्या किया कि जो राजा है, ठीक है ना, राजाओं को आज्ञा आदेश दिया। ठीक है ना। राजाओं को आदेश दिया, आज्ञा दिया कि वो अपने राज्य में इस जो व्यवस्था का जो नियम है इसका पालन करवाएं। और तीसरा क्या था, उन्होंने क्या बताया कि वर्ण व्यवस्था जो जन्म पर आधारित है, क्या है? जन्म पर आधारित है, जन्म पर आधारित, जन्म पर आधारित है। जन्म पर राजा को आदेश, राज्य में पालन करवाए, राज्य में पालन, राज्य में पालन करवाए। ठीक है ना। तो ये कुछ नीतियां थी जिसको ब्राह्मणों ने अपना रखा था इस वर्ण व्यवस्था वाले समाज में, ताकि वो नीतियों को आगे बढ़ा सके। जिसमें वर्ण व्यवस्था एक दैवीय व्यवस्था है। ठीक है, कहा कि देवताओं की उत्पत्ति से है। राजा को आदेश दे रखा था कि अपने समाज में, राज्य में इसका वो पालन करवाए। तीसरा कि उन्होंने जन्म पर आधारित इसको माना कि जो वर्ण व्यवस्था है ये जन्म पर आधारित है, यानी कि जिस जन्म में, यानी कि जिस कुल में जन्म हो गया आप, जन्म से उसी कुल के माने जाते हैं। ठीक है ना। आगे चल के सारी की सारी व्यवस्था जो फीकी पड़ जाती है जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध जैन धर्म का जब उदय होता है। ठीक है ना। उन्होंने इस जन्म पर आधारित जो व्यवस्था है इसको नकार दिया, और कर्म के आधार पर जो व्यवस्था उसको अपनाया, और उसमें सभी जो वर्ग के जो महिलाएं हैं, पुरुष है, सभी वर्ग के लोगों को उन्होंने समानता का अधिकार दिया। हालांकि यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना। तो समाज में इस तरीके से विषमता फैल गई थी जो 4 वर्ण जब आ गए थे। ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक है उसके बात करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अब हम अक्षत्रिय राजा। ठीक है ना। ठीक है। तो देखो क्या है ना, जैसे कि मैंने आजीविका बताया कि अलग अलग आजीविका के आधार पर ये इस प्रकार से चीजें हैं। तो जो ब्राह्मण है, ठीक है, उनका काम क्या होना चाहिए? केवल वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना लेना। ठीक है ना। लेकिन ये ऋग्वेद की अगर हम बात करें, ऋग्वेद की, ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में क्या था ना कि एक ही घर में अलग अलग, एक ही घर में जो व्यक्ति है वो अलग अलग काम कर सकता है। जैसे कोई वेद पढ़ रहा है, ठीक है ना,
कोई राजा शासन भी कर सकता था, कोई बाहर में व्यापार भी कर सकता था। हालांकि उत्तर वैदिक काल में इस तरीके से जो कब्जा हो गया ये ऋग्वेद वर्ण व्यवस्था पे जन्म आधारित हो गया था, ठीक है ना। तो इसके बाद देखो अब जो शास्त्र है, जो ब्राह्मणीय ग्रंथ है, जो ब्राह्मणीय ग्रंथ है, देखो ब्राह्मणीय ग्रंथ में क्या कहा गया है कि जो राजा है वो क्या होना चाहिए, शासक वर्ग का होना चाहिए, राजा शासक वर्ग का होना चाहिए। लेकिन हम बात करते हैं ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो ब्राह्मणीय जो नियम है, ये ब्राह्मणीय परंपरा है, उसका खंडन किया जा सकता है, या फिर ऐसी क्या क्या परिस्थितियां पैदा हो जाती है, कहाँ कहाँ पे ऐसा दिखता है कि ब्राह्मणीय नियमों का पालन सर्वदा एक जैसा नहीं होता है। तो उसको वही की बात करते हैं, जैसे कि इसमें कहा गया हमारा, बात करने से पहले मौर्य वंश की, ठीक है ना। मौर्य वंश देखो क्या है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो मौर्य वंश के जो शासक है, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर शासक किया, वो क्षत्रिय माने जाते हैं। लेकिन जो ब्राह्मणीय कुल है, ब्राह्मणीय कुल में इनको निम्न कुल का माना गया है, ठीक है ना। निम्न कुल, निम्न कुल का, निम्न कुल का माना गया है। जबकि ब्राह्मणीय ग्रंथों के अकॉर्डिंग जो हमारे जो शासक है वो क्षत्रिय धर्म से होना चाहिए, क्षत्रिय वर्ग से होना चाहिए। लेकिन जो मौर्य वंश है, जिसको ब्राह्मण ग्रंथ में तो शासक वर्ग का माना गया है, लेकिन उसको ब्राह्मणीय ग्रंथ निम्न कुल का मानता है, इनके भी शासक हुए हैं। तो इस प्रकार से यह ब्राह्मणीय ग्रंथ को यहाँ पे फेल माना जाता है। इसके जो उत्तराधिकारी थे कण्व, ठीक है ना, कण्व तथा शुंग, शुंग या फिर जो कण्व है, इसको ब्राह्मण ग्रंथ का माना गया है, ठीक है। इसको ब्राह्मण वर्ग का बताया गया है, इसको ब्राह्मण वर्ग का बताया गया है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं शक शासकों की, शक शासक, शक शासक, ठीक है ना। तो कुछ शक जो शासक है ना, ये मध्य एशिया से आए हुए थे। शक शासक क्या थे, मध्य एशिया से आए हुए थे और ये भारत पे शासन करते थे, ठीक है ना। शक शासक को जो ब्राह्मण लोग मलेच्छ, बर्बर, नीच, इस प्रकार की संज्ञा देते थे, इससे पुकारते थे, ठीक है ना। हालांकि उनके अकॉर्डिंग इनकी जो वर्ग है बहुत ही नीचा है। मलेच्छ जैसे शब्दों, बर्बर, असभ्य, जंगली जैसे शब्दों से इनको विभूषित करते थे, बताते थे। उसके अलावा भी क्या है कि एक शक शासक है रुद्र दमन, ठीक है ना, रुद्र दमन। शक शासक रुद्र दमन ने एक क्या कहते हैं, एक हमारा जो झील है सुदर्शन झील, ठीक है ना, सुदर्शन झील, ठीक है ना, सुदर्शन झील। तो एक शक शासक रुद्र दमन ने सुदर्शन झील का मरम्मत कराया था। हालांकि ये बात पता चलता है संस्कृत अभिलेख से, संस्कृत अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि एक शक शासक रुद्र दमन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, पुनरुद्धार करवाया था, मरम्मत कराया था। तो संस्कृत ग्रंथ से इसका मतलब है कि जो शक शासक उसकी जो परिपाटी है, संस्कृतीय परिपाटी से वो परिचित है, उसको जानते थे, तभी ना। तो यहाँ पर भी क्या ये नियम फेल हो जाता है, ब्राह्मणीय जो नियम है वो फेल मिलता है। उसके अलावा हम सातवाहन वंश की बात करें, किसका, सातवाहन वंश की बात करते हैं, तो सातवाहन वंश जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हमारे भारत के जो हमारे पश्चिम वाला इलाका, मध्य वाला इलाका पे शासन करता था, इसमें भी सातवाहन वंश ये अपने आप को ब्राह्मण कुल का मानते थे, ब्राह्मण वर्ग का मानते थे। और ये क्षत्रियों को हनन करने वाला, क्षत्रियों का दर्प करने वाला अपने आप को बताया। इसने भी शक शासक रुद्रदमन जो है, रुद्रदमन के परिवार से विवाह स्थापित किया, विवाह संबंध स्थापित किया, ठीक है ना, विवाह संबंध स्थापित किया, ठीक है ना, विवाह संबंध स्थापित किया रुद्र दमन के परिवार से, रुद्र दमन, ठीक है ना। तो रुद्र दमन के परिवार से इन्होंने विवाह संबंध स्थापित किया। तो इस तरीके से सारे के सारे जो नियम है, और इसके अलावा भी क्या है ना कि जो अलग अलग उपमहाद्वीप में इतनी ज्यादा विविधता थी, इतनी ज्यादा अलग अलग जाति वर्ग धर्म के जो लोग थे ना, वो सारे के सारे इस ब्राह्मणीय ग्रंथ के नियमों का पालन नहीं करते थे, ठीक है ना, क्योंकि वो इस कैटेगरी में आ ही नहीं पाते थे, समाहित नहीं हो पाते थे। तो वहां पर भी क्या है, इन सारे के सारे जो नियम है इन सब का पालन नहीं हो पाता था, ठीक है ना। जैसे कि ग्रंथों में, ब्राह्मणीय ग्रंथों में, जैसे कि हमारा ब्राह्मण है, क्षत्रिय, इन सबको क्या माना गया, धनाढ्य माना गया, अमीर माना गया। लेकिन कभी कभी शास्त्र में सुदामा हो गया, ठीक है ना, सुदामा जैसे जो गरीब जो ब्राह्मण है उसका भी उल्लेख मिलता है। तो ये सारा का सारा जो नियम है ठीक नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे स्त्रियां, स्त्रियों का संपत्ति है उसके ऊपर अधिकार नहीं माना जाता है, स्त्रियों का संपत्ति के ऊपर अधिकार नहीं माना जाता है, जैसे पैतृक जो संपत्ति उस पर। लेकिन प्रभावती जैसे महिला है, प्रभावती गुप्त जैसी महिला क्या है, उनको उन्होंने संपत्ति धारण भी किया और संपत्ति का लेन देन भूदान भी किया। तो ये सारी की सारी जो व्यवस्था वो बताता है कि जो ब्राह्मणीय नियम है उसका एक जैसा हर जगह पालन नहीं किया जाता था, क्योंकि उपमहाद्वीप में विविधता ही इतनी ज्यादा थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ब्राह्मणीय ग्रंथ की हमने बात कर ली, ठीक है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं चार वर्णों से परे, ठीक है ना। तो हमने चार वर्ण देखा, चार वर्णों की हमने बात कर ली। अब हम बात करें चार वर्णों से परे, ठीक है ना, चार वर्णों से परे। चार वर्णों से परे की अगर हम बात करते हैं, देखो चार वर्णों के अलावा, ठीक है ना, देखो ये वर्ण जाति,
अब हम पढ़ने वाले वर्ण तथा जाति अंतर। ठीक है, देखो मैंने बताया कि उपमहाद्वीप में इतनी ज्यादा विभिन्नताएं थी, इतनी ज्यादा अलग अलग जो वर्ग आने लगे, स्वर्णकार, चरमकार, निषाद। ठीक है, जैसे एकलव्य था, एकलव्य भी निषाद वर्ग से ही जुड़ा माना जाता, ठीक है ना। तो वर्ण और जाति दोनों के दोनों ब्राह्मणीय ग्रंथ में माना जाता था कि दोनों के दोनों ही क्या है, जन्म पर आधारित है। ये दोनों के दोनों ही क्या है, जन्म पर आधारित है, कि जिस जन्म में मतलब जिस वर्ग में, जिस कुल में जन्म हो गया, वही उसकी जाति या वर्ण मानी जाती थी। ठीक है ना। वर्ण केवल चार थे, वर्ण केवल चार थे, ठीक है ना, वर्ण केवल चार थे, वही पर जाति अन्य थी। ठीक है ना, अन्य थी, बहुत ज्यादा थी। ठीक है ना, बहुत ज्यादा थी, अन्य थी, बहुत ज्यादा थी। वर्ण को केवल चार माना गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जबकि जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। दोनों के दोनों क्या थे, वर्ण पर, जन्म पर ही आधारित थे। ठीक है, ठीक है। क्या ब्राह्मणों का ना जब भी उपमहाद्वीप में चार वर्ग जो है ना, चारों वर्ग में समाहित करने वाला कोई ऐसा वर्ग मिलता था, तो उसको वो चार वर्गों में से किसी में डाल देते थे, वर्गीकृत कर देते। लेकिन कोई ऐसा वर्ग जिसको चारों वर्गों में शामिल करना संभव नहीं हो पाता था, उसको वो लोग जाति में कैटेगराइजेशन कर देते थे। ठीक है ना, जाति में बांट देते थे। तो इस तरीके से जातियों का उद्भव होने लगा अलग अलग, जो चार वर्गों में शामिल नहीं हो सकते थे। ठीक है ना, तो चार वर्गों से पड़े, इसमें हमारा जंगल में रहने वाला जितने भी हमारे जो वर्ग है, निषाद है, मलेच्छ, बर्बर, जो माने जाते हैं, स्वर्णकार, चरमकार, सारे के सारे जो है, जैसे कि एकलव्य हो गया, एकलव्य को भी उसी वर्ग का माना जाता है, एकलव्य को, एकलव्य को भी उसी वर्ग का माना जाता है। ठीक है ना, तो चार वर्णों से पढ़े और इनको ब्राह्मण मलेच्छ, बर्बर, ठीक है ना, अछूत, अपवित्र मानते थे। ठीक है ना, तो इसी के बाद हम बात करते हैं अब एक हमारा मनुस्मृति की। ठीक है ना, अब चार वर्गों से परे है ना, अब एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं। एक सामाजिक व्यवस्था, आप देखो इसमें क्या है ना, चंडाल। ठीक है ना, मनुस्मृति, मनुस्मृति ऐसा ही एक वर्ग है मनुस्मृति में, चंडाल। ठीक है, देखो चंडाल, देखो चंडाल कौन होता था, चंडाल वो व्यक्ति होता था ना, चंडाल वो व्यक्ति होता था जो मरे हुए जो पशु होते, मरे हुए पशुओं को छूने का काम करते थे। ठीक है ना, जो सब यानी कि लाश होता, उनको वो अंत्योष्टि यानी कि उनके अंतिम संस्कार का काम करते थे। ठीक है ना, और जो नगर से बाहर रहा करते थे, ठीक है ना, लोहे के आभूषण पहनते थे, ठीक है ना, मरे हुए पशुओं के चमड़ों को छूते थे, उन सबको ना चांडाल कहा जाता था मनुस्मृति में। ठीक है, और इनके जो कर्तव्य है, ये मनुस्मृति में दिया गया है कि वो रात्रि में चल नहीं सकते थे। ठीक है ना, रात्रि में चल नहीं सकते थे, रात्रि में चल नहीं सकते, चल नहीं सकते थे, रात्रि में चल नहीं सकते थे, अपने होने की सूचना देते थे। ठीक है, अपने होने की सूचना देना होता था, सूचना देना होता था, सूचना देना होता था। ठीक है ना, कि जब भी वो चलते थे तो करताल बजा के चलते थे ताकि लोग उनको देखने से बच जाए। ठीक है, तो ये चंडाल थे, मरे हुए पशुओं को छूते थे। ठीक है, मृत जो हमारे पशु वगैरह है या फिर जो सब है उसका अंतिम संस्कार करते थे, लोहे के आभूषण पहनते थे। ठीक है, और रात्रि में चल फिर नहीं सकते थे, बजाते हुए इनको चलना पड़ता था अपने जो करताल वगैरह, ताकि लोग इनको देख सके और देखने से बच जाए। ठीक है, तो ये सारे के चंडाल थे जिनको निम्न वर्ग का माना गया था, ये चार वर्णों से परे थे, चार वर्णों के अलावा थे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा देख 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा ईस्वी में एक हमारा ये चीनी बौद्ध यात्री, सबसे पहला चीनी बौद्ध यात्री जो भारत आता है, इंपॉर्टेंट है, वो है फायान, जिसको फासियन भी कहते हैं। ठीक है ना, फासियन भी कहते हैं, फासियन भी कहते हैं। इन्होंने भी कहा कि जो चांडाल होते हैं उनको सड़क पर चलते हुए ना अपने होने की सूचना देनी होती थी करताल बजाकर, ताकि लोग उनको देखने से बच जाए। इनको बहुत ही अपवित्र माना जाता था क्योंकि चार वर्णों से बड़े माने जाते थे, इसीलिए। ठीक है ना, फाहियान ने बताया जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया। उसी तरीके से 7वीं शताब्दी ईस्वी में एक और चीनी बौद्ध यात्री आया था, सवेन तसांग। ठीक है ना, सवेन तसांग, ठीक है ना, सवेन तसांग आया था, हर्षवर्धन के काल में आया था सवेन तसांग। ठीक है, और इसको इसने भी बताया कि जो लोग होते हैं चांडाल जैसे जो लोग होते हैं, इनको नगर के बाहर रहना पड़ता था, फेंके हुए जो हमारे वस्तुएं होते हैं उनका प्रयोग करना पड़ता था। ठीक है, तो इस तरीके से इस समाज में जो है विषमता अलग तरीके से फैल चुकी थी। ब्राह्मणों ने चार वर्ग बना दिए थे, चार वर्गों से परे हुए भी जो हमारे वर्ग थे उनको जातियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। ठीक है ना, तो इससे आगे वाले वीडियो में हम जानेंगे, जो इससे आगे वाला जो कहानी है, हम संसाधन पे स्वामित्व की बात करने वाले हैं। ठीक है ना, और आगे के बस एक से या दो क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट चैप्टर करके आप लोग बताइए कि कौन सा जो मैं सब्जेक्ट है इतिहास के अलावा उसको चालू करूँ। ठीक है ना, तब तक के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में इससे आगे के लिए। ठीक है, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर ले डीपी क्लासेस को। ठीक है ना।